हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चे, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ सीख लिया है। हमने इसमें ओम्स लॉ सीख लिया है, सीरीज़ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब हमने बातें सीख ली हैं। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम थोड़ा सा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे। ओके, चलो हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखो बच्चे, ओम्स लॉ के बारे में हमने बताया था कि ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चे, मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कि अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर आपको करंट को इंक्रीज़ करना है तो बच्चे मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करके। तो इफ़ वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस देन इट विल इंक्रीज करंट। तो बच्चे यहाँ पे यही कह रहा है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर आपको कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें बच्चे उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो हमने उसको भी देखा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू आई आर यहाँ पे क्या था बच्चे, कांस्टेंट था, इसको हम रेजिस्टेंस कहते थे। फिर हमने बच्चे VI का ग्राफ पढ़ा था जो बिल्कुल स्ट्रेट आता है। अगर ये स्ट्रेट नहीं होगा तो बच्चे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर ये कर्व होगा, अगर ये किसी भी तरह से कर्व होगा तो बच्चे ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर ये बच्चे आपका स्ट्रेट लाइन होगा तो बच्चे किसको फॉलो कर रहा है, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, फिर हमने बात की थी बच्चे रेजिस्टेंस क्या होता है। बट रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। बच्चे, रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो बच्चे उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले चार्ज को रजिस्ट करता है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या थी बच्चे, ओम। क्या थी बच्चे, ओम। और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे, अगर हम बात करें 1 ओम को रिप्रेजेंट करने की, अगर हम बात करें 1 ओम को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, तो 1 ओम को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब आपका 1 वोल्ट किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पेयर करेगा। तो वी कैन से दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पेयर देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो बच्चे, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी सर्किट का 1 वोल्ट है और करंट उसमें से अगर 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, उसका 1 ओम होगा। अब हम बात करते हैं रियोस्टेट के बारे में। बच्चे, रियोस्टेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, अब मैं इसको बता देता हूँ। शायद डिस्कस किया होगा तो मुझे याद नहीं है, पर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं रियोस्टेट क्या होता है। देखो, रियोस्टेट ना एक डिवाइस है जिसका जो वेरिएबल होता है ना, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है ना बच्चे, वो वेरिएबल होता है। तो रियोस्टेट एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा तो बच्चे क्या होगा, करंट भी चेंज होगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि बच्चे रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट क्या होता है, कम होता है, और रेजिस्टेंस को कम करने से करंट क्या होता है, बढ़ता है। तो रियोस्टेट इज़ अ डिवाइस विच रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। तो रियोस्टेट एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट को चेंज कर सकते हैं बिना उसके पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए। ठीक है अच्छे। तो रियोस्टेट का अगर हम बात करें, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसीलिए इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कभी कभी कहते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का हो या रियोस्टेट का हो, बात एक ही है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। बच्चे, फिर हमने बात की थी फैक्टर्स की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बच्चे, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस बच्चे मैंने आपको बताया था 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला बच्चे लेंथ के ऊपर, कि हमने बताया था कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज़ करूँगा तो रेजिस्टेंस जो होगा मेरा मेटेलिक वायर का, वो बच्चे क्या हो जाएगा,
इंक्रीज करेगा। इसीलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चे अगर हम बात करें, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कम करूंगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चे। तीसरी बात की थी बच्चे हमने टेम्परेचर की। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को बच्चे अगर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बच्चे, ये आपको याद भी नहीं करना है, बस आप याद रखो इतना कि टेम्परेचर के भी ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसीलिए बच्चे हमने ओम्स लॉ की जब हमने डेफिनेशन लिखी थी या उसकी स्टेटमेंट लिखी थी तो हमने एक लास्ट में एक लाइन जोड़ी थी कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अगर वहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो बच्चे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए बच्चे हमने जो ओम्स लॉ की डेफिनेशन को जब हमने डिफाइन किया था तो बच्चे वहाँ पे हमने लास्ट में एक लाइन जोड़ी थी कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो वो इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो V और I का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट नहीं आएगा। अगर वो कांस्टेंट नहीं आएगा तो हमारा ओम्स लॉ बच्चे फॉलो ही नहीं होगा, है ना भाई। तो जब ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा तो स्टेटमेंट निकलते, इसीलिए हमने एंड में लाइन जोड़ी थी कि बच्चे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, इसीलिए बच्चे हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है। हाँ, तो चौथा जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर क्या है। भैया वो कॉपर का है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, ग्लास का है, किसका है भैया, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर कॉपर का है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, अगर आयरन का है तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर बच्चे आपका वो ग्लास का है तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे। ओके, फिर हमने बात की थी रेजिस्टिविटी क्या होती है। बच्चे रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वो क्या बच्चे, प्रॉपर्टी किसकी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो बच्चे ये बताएगी कि आपका जो कंडक्टर है या जो भी रेजिस्टेंस है वो किस मटेरियल से बना है। रेजिस्टेंस आपको ये नहीं बताता कि मटेरियल क्या है, किससे बना है आपका कंडक्टर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो बच्चे रेजिस्टेंस तो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, बट अगर हम बात करें बच्चे रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या फिर इट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वो उस कंडक्टर के मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी अगर मैं आपको बता दूं तो बच्चे आप ये बता सकते हो कि वो जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है, वो कॉपर का है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, किसका है, वो उस रेजिस्टिविटी की वैल्यू देख के आप बता सकते हो। तो रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन है बच्चे यहाँ पे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेज। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, इसको आप नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। बस आपको रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन याद करनी है वो ये याद करनी है कि रेजिस्टिविटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो एनसीईआरटी में हमारी डेफिनेशन लिखी है हमें वो याद करना है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो हमें ये कहती है कि रेजिस्टिविटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है बच्चे आपकी ओम मीटर। क्या होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट, ओम मीटर होती है। तो द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की तो रेजिस्टिविटी बच्चे सिर्फ डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल पे, कि वो कॉपर का है, एल्युमिनियम का, आयरन का है, किसका है, बस इस पर डिपेंड करेगी। उसकी लेंथ कुछ भी हो, उसका क्रॉस सेक्शन या कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ बच्चे मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है जी। हाँ, एक बात और है इसके अंदर, अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर को चेंज करने से भी रेजिस्टिविटी में चेंज आता है। वो थोड़ा सा लॉजिकली बच्चे हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं मटेरियल के, उनकी जो मोशंस होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो चार्ज का मोशन थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब जो लॉजिक है, ये लॉजिक को हमें समझना नहीं है, क्योंकि ये बड़ी क्लास में आप सीखोगे लॉजिक को डीपली। बस हमें यहाँ पर ये सीखना है कि रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों के दोनों आपके टेम्परेचर पर डिपेंड
करती हैं। तो रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस, दोनों आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चे रेजिस्टिविटी की रेंज की। बच्चे रेजिस्टिविटी की रेंज देखो मेटल के लिए अलग होती है, एलॉय के लिए अलग होती है, इंसुलेटर के लिए अलग होती है। तो मेटल और एलॉय की अगर हम बात करें तो उसकी होती है 10 टू द पावर -8 टू द 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। तो बच्चे रेजिस्टिविटी की जो रेंज होती है मेटल और एलॉय के लिए वो होती है 10 टू द पावर 8 टू द 10 टू द पावर -8 टू द 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के लिए जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है वो होती है बच्चे 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एलॉय की, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बच्चे मेटल से ज़्यादा होती है, जिन मेटल से वो बना है। ठीक है, जिन मेटल से, देखो एलॉय होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एलॉय। बच्चे एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल। वो देखो एक तो होगा पक्का मेटल, और अगर हम किसी मेटल को दूसरे मेटल या फिर किसी एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल से मिक्स कर दें तो बच्चे वो क्या बन जाता है, एलॉय। तो एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो बच्चे वो या तो मेटल मेटल का मिक्सचर होगा या मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होगा। तो एलॉय की जब हम बात करते हैं तो एलॉय में एक मेटल तो पक्का होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एलॉय जिस मेटल से बना होता है ना, उन मेटल की जो रेजिस्टिविटी होगी उनसे ज़्यादा होती है एलॉय की रेजिस्टिविटी। एलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमेशा अपने पेरेंट्स मेटल से ज़्यादा होती है। पेरेंट्स मेटल का मतलब है जिन मेटल से वो बना है। ठीक है, अच्छे एलॉय जिन मेटल से बना है उन मेटल से उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज़ की, ब्रॉन्ज़ बच्चे आपका कॉपर और टिन से बना है। ठीक है, अच्छे तो ब्रॉन्ज़ की, कॉपर की अगर बात करें, कॉपर तो बच्चे बहुत बेस्ट कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की तो बच्चे ब्रॉन्ज की तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छे ब्रॉन्ज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट कॉपर जिससे वो बना है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो हो गया ना यहाँ पे। तो ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें उसकी रेजिस्टिविटी, क्योंकि ब्रॉन्ज एक एलॉय है और ये इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और इसकी रेजिस्टिविटी अपने पेरेंट्स एलिमेंट से ज़्यादा है, पेरेंट्स मेटल से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छे आगे बात करते हैं। बच्चे एलॉय की बात करें ना तो यहाँ इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होती है और इसको हम इसी वजह से हम अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो हमारे हीटिंग डिवाइस होते हैं, उनमें यूज़ भी करते हैं इसको। एलॉय की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर पे ना ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। जैसे कि मेटल की अगर मैं बात करूँ तो मेटल को मैं जब हाई टेम्परेचर पे लेके जाऊँगा तो बच्चे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं, पर एलॉय नहीं होते। एलॉय में खास बात यह है कि इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाओ पर बच्चे वो आपका ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होता, पर एलॉय मेटल आपके हो जाते हैं, एलॉय नहीं होता। इसीलिए बच्चे हम अपने इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के अंदर एलॉय का यूज़ करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि वाई वी यूज़ एलॉय इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, हम एलॉय को इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। तो आंसर सिंपल है कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रिडली एट हाई टेम्परेचर सो दैट दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉपर और एल्युमिनियम को हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज़ करते हैं, कि जो कॉपर और एल्युमिनियम होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रिक वायर होती हैं बेसिकली, वो बच्चे कॉपर और एल्युमिनियम से ही क्यों बनी होती है, क्योंकि बच्चे कॉपर और एल्युमिनियम का जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है, और जितनी रेजिस्टिविटी लो होगी बच्चे उतना एनर्जी का लॉस भी कम होगा। जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ही एनर्जी का लॉस भी कम होगा। ओके, चलो बच्चे, फिर हमने बात की थी हमारे सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। इसके बारे में हमने डेरिवेशन कर चुके हैं। बच्चे एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूँ जो हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में, कि जब बच्चे हम दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को आपस में एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो उस अरेंजमेंट को हम सीरीज़ अरेंजमेंट कहते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, R1 R2 R3 R4 प्लस 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 Rn, मतलब कि Rn तक जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे उन सबका अगर मैं अलजेब्रिकल सम कर दूं तो उस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। ओके, बट फिर हमने बात की थी कि करंट के अंदर क्या क्या चीज़ सेम होती है, क्या डिफरेंट होता है। तो बच्चों ने बताया था करंट, अगर हम बात करें करंट की, तो जब रजिस्टर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो उनके अंदर करंट क्या होता है,
सेम होता है। और हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें जब हम रजिस्टर को सीरीज़ में लगाते हैं तो उन सभी रजिस्टर का जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। और हमने बात भी ये भी एक बात की थी, जब हम सीरीज़ में अपने रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। और फिर हमने बात की थी बच्चे इसकी डेरिवेशन की। अगर मैं बात करूँ भाई 3 रेजिस्टेंस हैं तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक का होगा V1, एक का होगा V2, एक का होगा V3, और इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर। फिर हमने क्या करा था, हर एक के ऊपर लगाया था ओम्स लॉ, V1 निकाला और फार्मूला लगाया I इंटू R1, V2 निकाला I इंटू R2, V3 निकाला I इंटू R3, और पुट कर दिया क्योंकि I की वैल्यू इसमें सेम होगी क्योंकि सबके अंदर करंट क्या सेम था। मैंने पुट कर दी वैल्यूज़ और बच्चे मेरा आंसर आया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने पिछली क्लास में भी हमने डेरिवेशन की थी, मैं आपको जस्ट आज रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है बच्चे। फिर हमने बात की थी पैरेलल कनेक्शन की। बच्चे पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमने क्या किया था कि आपके जो रजिस्टर थे उनको बच्चे हमने एंड टू एंड कनेक्ट ना करके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया और पैरेलली कनेक्ट कर दिया। और इस जब हम रजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो आपको बताया था मैंने कि करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, और करंट जो होगा वो हर एक रजिस्टर के अंदर डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चे। और पर एक चीज़ सेम होगी, वो क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, सेम होगा। ठीक है। फिर हमने निकाला था कि जो टोटल करंट होगा वो सभी रेजिस्टेंस का जो करंट है उनका सम होगा, I इक्वल टू होगा I1, I2, I3 का सम, और हमने लगा दिया सबके ऊपर ओम्स लॉ, और फिर हमने इसको ड्राइव करके इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया था। और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि जो टोटल रेजिस्टेंस था वो सीरीज़ के मुकाबले बहुत कम आता है। जैसे कि जब हम अपने रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगा देते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पर पैरेलल में क्या होता है, उल्टा होता है। जब हम अपने रजिस्टर को पैरेलल लगाते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस होता है बच्चे वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है बच्चे। तो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो जाता है। अब बच्चे हम बात करते हैं सीरीज़ और पैरेलल के एडवांटेज की। हमने बात की थी पिछली क्लास में भी कि सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि अगर एक कंपोनेंट ख़राब तो बाकी कंपोनेंट भी काम करना बंद कर जाते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो गया है। ठीक है। ये एक ड्रॉबैक है सीरीज़ कनेक्शन का। और पैरेलल में क्या होता है कि कोई भी ख़राब हो जाए कंपोनेंट, बाकी के कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं आती, वो अपने अपने आराम से काम करते रहते हैं। हमारे घरों के अंदर जो बच्चे कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं। अगर मान लीजिए आपका फ़ैन ख़राब हो गया तो क्या आपकी ट्यूबलाइट काम करना बंद कर देती है, क्या आपका टीवी काम करना बंद कर देता है, नहीं ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या कनेक्शन है, आपके पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पे अगर आपका बल्ब ख़राब हो जाए तो बाकी की चीज़ें काम करती रहती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मैंने लगाया होता सीरीज़ में तो बच्चे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मेरा बल्ब ख़राब होता तो पूरे घर की लाइट जल जाती और पूरे घर में कोई काम नहीं हो पाता, जिससे कि बच्चे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती। एक ड्रॉबैक तो ये हो गया पैरेलल सीरीज़ का, पैरेलल के ऊपर। ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पैरेलल का एडवांटेज, हम इसको कह सकते हैं सीरीज़ का डिसएडवांटेज और पैरेलल का एडवांटेज। सीरीज़ का डिसएडवांटेज है, ये पैरेलल का एडवांटेज है। ठीक है। दूसरा इसमें जो इसका एडवांटेज है बच्चे पैरेलल का वो ये है कि जब हम अपने अप्लायंस घरों में देखते हैं तो हमारे घरों के अंदर बच्चे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, फ़ैन है, बल्ब है, हमारे घर में एसी होगा, बहुत से घरों के अंदर एसी होगा, फ्रिज है। ठीक है। फ्रिज की अगर बात करें, एसी की अगर बात करें, ये बच्चे आपके हाई पावर के अप्लायंसेस हैं। और अगर बात करें ट्यूबलाइट की, फ़ैन की, ये लो पावर के अप्लायंसेस हैं। हाई पावर के अप्लायंसेस को करंट ज़्यादा चाहिए, लो पावर के अप्लायंसेस को करंट कम चाहिए। अब ये तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी होगी कि दोनों को मैं एक ही सप्लाई दूँ। अगर मैंने अपने एसी को, बल्ब को, फ़ैन को, सबको लगा दिया सीरीज़ में, मान लीजिए मैं लगा दिया सबको सीरीज़ में, तो आप जानते हो कि जब हम सीरीज़ में अपने कंपोनेंट्स को लगाते हैं तो उन सब के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर करंट सब में सेम होगा तो क्या कोई काम कर पाएगा। आप जानते हो कि एसी को तो करंट बहुत ज़्यादा चाहिए और बल्ब को तो करंट कम चाहिए, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर करंट ज़्यादा लेगा एसी तो बल्ब ख़राब हो जाएगा, अगर बल्ब को करंट कम दूंगा तो एसी काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ में लगाने से क्या होता है कि हर एक अप्लायंसेस की अपनी करंट की डिमांड है। सबको करंट डिफरेंट चाहिए। हाई पावर के अप्लायंसेस को करंट ज़्यादा चाहिए, लो पावर के जो अप्लायंसेस हैं उनको करंट कम चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हमारे घरों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे क्या लगे होते हैं, पैरेलल लगे होते हैं। अब चाहे कोई भी कंपोनेंट को कितना भी करंट चाहिए, उसको दूसरे कंपोनेंट से मतलब ही नहीं है।
ओके, जिसको जितना करंट चाहिए वो ले लेगा, क्योंकि दूसरे से उसको मतलब ही नहीं हो कि सबका करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब हम पैरेलल में अपने कंपोनेंट्स को लगाते हैं तो सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और सबका करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। और करंट सबको डिफरेंट तो चाहिए, एसी को करंट ज़्यादा चाहिए, टीवी को करंट थोड़ा कम चाहिए, और बल्ब को तो बहुत ही कम करंट चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे सब अपने अपने अकॉर्डिंग करंट को फैच करते हैं और सब अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, क्योंकि किसी को दिक्कत नहीं होती है। सीरीज में दिक्कत होती है कि सीरीज में सबका करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और सब काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पे पैरेलल में क्या होगा, करंट सबका डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पैरेलल का सीरीज को, बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज जो ये है कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में वो बहुत ज़्यादा आता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा आपका, बहुत कम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है वो ये है कि डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, देयरफॉर वी शुड हैव टू कनेक्ट ऑल अप्लायंसेस इन पैरेलल कनेक्शन, नॉट इन सीरीज कनेक्शन। ओके ओके। तो बच्चे अब हम बात करेंगे न्यू टॉपिक जो आज हम मेरे को स्टार्ट करना था, पर मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे हीटिंग डिवाइस ऑफ हीटिंग डिवाइस कर रहा हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है? बच्चे आपने अक्सर देखा होगा कि आपके इलेक्ट्रिक बल्ब या फैन या कोई वायर, जब बच्चे आप टच करते हो बहुत देर तक उसमें करंट जब फ्लो करता है, जब उसको टच करते हो तो काफ़ी गर्म हो जाता है। या आपने मान लीजिए अपने चार्जर को लगाया, चार्ज करने के लिए लगाया मोबाइल में, ठीक है, उसका थोड़ी देर बाद आपने 1 घंटे 2 घंटे बाद देखा कि मोबाइल भी गर्म हो गया, चार्जर भी गर्म हो गया, है ना। ये क्यों हो गया? क्योंकि बच्चे होता क्या है, जब आपका किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो होने से क्या होता है, कुछ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का पार्ट होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी वायर में फ्लो करती है, सर्किट में फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो होता है वो बच्चे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। अगर कोई सर्किट प्योरली रेजिस्टिव मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी या इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो बच्चे आपकी हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं लॉस हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके बच्चे, अगर हम बात करें हीटिंग एनर्जी की या फिर हीट एनर्जी की, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। देखो बच्चे, हीट एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो, दोनों क्या है, एनर्जी तो है। हम जानते हैं कि एनर्जी हीट हो, चाहे एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सारी एनर्जी आपकी एक ही होती है, बस एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है। एनर्जी की फॉर्म क्या होती है बच्चे, चेंज होती है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पावर का फॉर्मूला, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क क्या होता है बच्चे, एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन में टाइम। तो एनर्जी अपॉन में टाइम, जब पावर होता है तो एनर्जी बराबर क्या आ गया, पावर इनटू टाइम। और बच्चे पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, V इंटू आई, तो P बराबर होता है V इंटू आई और T इक्वल टू टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा V इंटू आई इंटू टी, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है बच्चे, आपकी हीट एनर्जी है। तो बच्चे यहाँ लिख दूंगा मैं H बराबर हीट एनर्जी, तो ये E से हो जाएगा H, मतलब जो आपकी एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। तो VIT बराबर क्या रहेगा, हीट एनर्जी। और बच्चे V की जगह अगर मैं लिख दूँ बच्चे उसका फार्मूला जो होता है I इंटू आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर क्या रहेगा बच्चा आपका आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और यही इक्वेशन जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होती है, इस इक्वेशन को बच्चे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चे यही इक्वेशन होती है। अब इसको समझते हैं कि ये इक्वेशन क्या कह रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। के जूल्स लॉ हमारा जो होता है हीटिंग का वो क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चे जूल्स लॉ कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट जो होती है बच्चे वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और किस तरह से करती है आइए देखते हैं। ठीक बच्चे, अगर हम बात करें सबसे पहले बात करते हैं करंट की।
हीट जो प्रोड्यूस होती है ना वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया तो हीट बच्चे उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। जैसे कि मैंने करंट कर दिया डबल, तो हीट कितनी इंक्रीज होगी बच्चे? 4 टाइम्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 तो होता है। अगर मैंने कर दिया करंट 3 टाइम्स तो बच्चे हीट क्या रहेगी? 3 3 जा 9, क्योंकि स्क्वायर करना है, डबल नहीं करना। याद रखना बच्चे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डबल कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? हमेशा डबल कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे डबल नहीं स्क्वायर करना है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। बच्चे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब हम अपने जितने भी हीटिंग डिवाइस है, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे इलेक्ट्रिक कैटल हो, चाहे गीज़र हो, इन सब के अंदर जो हम हीटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं बच्चे, या हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं, वो सारे हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि हमारा जूस लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही हीट ज़्यादा होगी। हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। और बच्चे तीसरा ये है टाइम। भाई सिंपल सी बात है, जितनी देर तक आप बच्चे उसको करंट को फ्लो कराओगे उस कंडक्टर से या उस एलिमेंट से, तो हीट तो उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आप अपने चार्जर को देख लो, 1 घंटे या आप 20 मिनट चार्जिंग पे लगाते हो तो कम गर्म होता है। जब 2 घंटे चार्जिंग पे लगाते हो तो फ़ोन क्या होता है और चार्जर भी क्या होता है? बहुत गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम। जितनी देर तक आप बच्चे उसको करंट को फ्लो कराओगे, हीट भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो हीट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के भी है। ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को मिलाने के बाद मेरी बनी H = I² RT, और दिस इक्वेशन इज नोन एज जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करें जूस लॉ की, तो जूस लॉ ने बच्चे हमें ये फार्मूला दिया और ये इक्वेशन बताई, जिसमें बताया कि हीट जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किस तरह से डिपेंड करती है। अब बच्चे इस हीटिंग इफेक्ट की अगर बात करें, ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अगर हम बात करें इसका, ये एक्चुअली हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लॉस हो रही है, हीट की फॉर्म में क्या हो रही है? लॉस हो रही है। बट हम बच्चे इसका भी फ़ायदा उठा लेते हैं। हम क्या करते हैं? इस हीटिंग इफेक्ट को भी अपने लिए डिज़ायरेबल बना लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हीटिंग, आपके जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, इन सब के अंदर बच्चे हम जूस लॉ का हीटिंग इफेक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। और इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से जितने भी हमारे हीटिंग अप्लाइंसेस है वो काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं होती, तो हमारे आसपास जितने भी हीटिंग डिवाइस है वो नहीं होते। बट हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस इफेक्ट को भी यूज़ करके अप्लाइंसेस बना लिए, हीटिंग डिवाइस, हीटिंग आपकी कैटल हो गई, तो जितने भी अप्लाइंसेस हैं हीटिंग डिवाइस के, जितने भी अप्लाइंसेस हैं, चाहे हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, ये सारे सारे बच्चे आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें, ये हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए अनडिज़ायरेबल भी है। जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर बच्चे हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारे अप्लाइंसेस जो होते हैं वो बच्चे ख़राब भी होने लगते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए अनडिज़ायरेबल भी है और ये डिज़ायरेबल भी है। तो मैंने बता दिया कि डिज़ायरेबल कहाँ पे है? जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, यहाँ पे डिज़ायरेबल है। अनडिज़ायरेबल कहाँ पे है? अनडिज़ायरेबल तो बहुत जगह है बच्चे। हमारे जो फ़ैन है, हमारा चार्जर है, हमारा फ़ोन है, ये सब हीटिंग क्यों हो रहे हैं बच्चे? ये आपके करंट की वजह से हीट हो रहे हैं। ओके, चलो बच्चे आगे बात करते हैं। बच्चे अब बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की। अब इलेक्ट्रिक बल्ब वैसे हम यूज़ नहीं करते हैं बच्चे, हम अब यूज़ करते हैं CFL का ज़माना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ज़माना तो रहा ही नहीं। अभी गांव में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, पर वहाँ भी बच्चे, अभी हम देखें तो अगर वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बच्चे आपका CFL यूज़ हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब तो बच्चे अगर हम कहें तो म्यूज़ियम में रखने वाली चीज़ हो गई। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात फिर भी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है। बच्चे इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, अभी देखा होगा पुराने ज़माने में एक बल्ब होता था, उसके अंदर एक फिलामेंट होता था, स्प्रिंग सी होती थी बीच में, दो बच्चे आपके डंडी होती थी, और डंडी के बीच में एक स्प्रिंग होती थी। वो स्प्रिंग बच्चे एक्चुअली में एक फिलामेंट होता है, और वो फिलामेंट होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है बच्चे, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जब इस टंगस्टन से, इस फिलामेंट से करंट पास करता है तो बच्चे ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है।
टंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो बच्चे ये हीट प्रोड्यूस होने से टंक्शन जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है और बिल्कुल रेड हो जाता है, और रेड होने से बच्चे इसमें से लाइट भी इमिट होने लगती है, और ये बच्चे आपका चारों तरफ लाइट को एमिट करने लगता है, जिसकी वजह से हम आसपास देख पाते हैं। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का, जिसमें हम टंगस्टन यूज़ करते हैं, और टंगस्टन जो होता है वो एक फिलामेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब करंट फ्लो करते हैं इसमें से तो बच्चे ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से इसमें से लाइट इमिट करती है। वो बच्चे ये लाइट जो होती है ये हमारे आसपास रेडिएट हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर मैंने फिलामेंट टंगस्टन की जगह पे कोई मेटल लिया होता है तो क्या होता है? बट पहली बात तो ये कि मेटल जो होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है, वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसा मटेरियल लिया होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है, तो हीट प्रोड्यूस करता तो क्या होता बच्चे? प्रॉब्लम ये होती है कि हीट प्रोड्यूस करने से वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है बच्चे, पर टंगस्टन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं? तो टंगस्टन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करता है। दूसरा, ये आपका हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर पे मेल्ट भी नहीं करता। वो बच्चे एक बात और कि बल्ब के अंदर एक गैस होती है, नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस, जो बच्चे हमारे टंगस्टन को रिएक्शन करने से बचाती है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करने से बचाती है, जो इसको इनएक्टिव कर देती है, एक्चुअली हमारे टंगस्टन को इनएक्टिव कर देती है। ठीक है बच्चे, और हमारे बल्ब की लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस नहीं डालेंगे अपने बल्ब के अंदर तो भी चलेगा, बट उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो टंगस्टन फिलामेंट है उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस डालते हैं, ताकि हमारा जो टंक्शन है वो बाकी रिएक्शन ना करे किसी चीज़ से, और बच्चे उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा था बच्चे बल्ब का कॉन्सेप्ट, बल्ब का कॉन्सेप्ट। और बल्ब के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि बल्ब जो होता है वो एक फिलामेंट टंक्शन से बना होता है, टंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे वो हाई हीट को प्रोड्यूस करता है, मतलब हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो आपका लाइट को एमिट करेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं करता, और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। बच्चे हमारे घरों के अंदर ना बच्चे आपके सेफ्टी डिवाइस होते हैं, कुछ सेफ्टी डिवाइस होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट और हाई इलेक्ट्रिक करंट से बचाता है। अचानक से करंट बढ़ जाए तो हमारे जो अप्लाइंसेस ख़राब हो सकते हैं, तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये एक सेफ्टी डिवाइस है विच प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। अब ये होता किससे, ये बना किससे होता है? बच्चे फ्यूज़ एक अलॉय है एक्चुअली, ठीक है ना। ये बना होता है बच्चा आपका कॉपर और टिन से। ठीक है बच्चे, और अगर हम बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और ये हमेशा बच्चे हम सीरीज़ में लगाते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है हल्का सा। ठीक है बच्चे, और इसको हम लगाते हैं सीरीज़ में। तो तीन बातें मैं आपको बता दूं दोबारा से। ठीक है बच्चे, पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्यूज़ बना किससे होता है? ये बना होता है कॉपर और टिन से। दूसरी बात ये कि फ्यूज़ को हमेशा लगाते हैं सीरीज़ में। तीसरी बात ये कि फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, और जैसे ही करंट इंक्रीज़ होता है फ्यूज़ के अंदर जब करंट जाता है तो इसका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने से ये हीट हो जाता है। हीट होने से क्या हो जाएगा? ये पिघल जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? लो है। और जैसे ही पिघलेगा ये टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा मेरा सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और मेरा जो अप्लाइंसेस है वो बच्चे ख़राब होने से बच जाएगा। तो बच्चे समझ में आया इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कैसे काम करता है? तो दोबारा से बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बच्चे जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक करंट बच्चे हमारे फ्यूज़ से होकर जाता है, हमारे फ्यूज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक करंट, और हाई इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो हीट क्या हो जाएगी बच्चे? बढ़ जाएगी। जब हीट बढ़ जाएगी तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट बच्चे कम होने की वजह से फ्यूज़ क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और वहीं पर वो ब्रेक हो जाएगा, और बच्चे मेरा सर्किट ख़राब होने से बच जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपका काम करता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। बच्चे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? देखो बच्चे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो बच्चे इलेक्ट्रिक एनर्जी
इलेक्ट्रिक पावर की, सॉरी, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है या डिसिपेटेड हो रही है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है अच्छे, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट से आपकी डिसिपेटेड हो रही है या फिर कंज्यूम हो रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक पावर। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। और पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई, या फिर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, या होता है V स्क्वायर अपॉन में आर। ये 3 फार्मूले हैं पावर के, बच्चे इनको याद करना है बच्चा आपको, ठीक है अच्छे। डेफिनेशन याद करनी है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस रेट से आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है या डिसिपेटेड हो रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसका फार्मूला होता है V इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर V स्क्वायर अपॉन में आर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे? वाट होती है। अगर मुझे 1 वाट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं 1 वाट इज द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस whose इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट 1 एम्पेयर। तो 1 वाट की पावर का डिवाइस उसे कहेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और करंट कितना फ्लो कर रहा हो? 1 एम्पेयर कर रहा हो। अगर हम बात करें कमर्शियल यूनिट की, बच्चे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। बट इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, उसकी जूल ही होती है। बट यहाँ पे बच्चे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए एक कमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। तो बच्चे व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो बच्चे पेपर में याद रखना हमेशा कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये आज हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म। और बच्चे अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, कुछ वर्कशीट की बात करेंगे। और बच्चे चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, और मैं आपको कुछ अगली क्लास में दूंगा, वर्कशीट दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, प्लीज़ उनको करना, आप ट्राई करना। तो अब के लिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।